रूप भी ले सकती है। किसका रूप ले सकती है? झरनों का रूप भी ले सकती है। भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने। अब भूतापीय ऊर्जा का जो उपयोग है कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग जो किया जाता है, उपयोग इसका खाना बनाने के अंदर, खाना इससे बनाया जा सकता है। खाना बनाने में, ठीक है, खाना बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में, खाना बनाने में, नहाने में, खाना बनाने नहाने के अंदर, और इसका जो उपयोग है और भी अन्य जगह इसका उपयोग किया जाता है। ऊष्मा प्राप्त करने में भी इसका उपयोग होता है। ऊष्मा की प्राप्ति, तो इसी जगह का क्या किया जा सकता है? भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। अब देखो, यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र, यानी यूएसए के अंदर विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय संयंत्र स्थापित है। और न्यूजीलैंड, आइसलैंड और फिलीपींस और मध्य अमेरिका इत्यादि राष्ट्रों के अंदर भी भूतापीय ऊर्जा के स्रोत हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा के जो संयंत्र है वो हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे? भारत में भूतापीय ऊर्जा का जो संयंत्र है हिमाचल प्रदेश में मणिकरण। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के नाम से स्थापित है। अब नेक्स्ट हमारी और अंतिम जो ऊर्जा है वो है ज्वारीय ऊर्जा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ज्वारीय ऊर्जा, तो देखो ज्वारीय ऊर्जा पांचवा और अंतिम बिंदु है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि ज्वारीय ऊर्जा क्या है। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। अब ज्वार कहां पे आते हैं? समुद्र के अंदर। ज्वार से उत्पन्न यह ऊर्जा कैसी ऊर्जा होती है? जो ज्वार से उत्पन्न हो। यह ऊर्जा कैसी ऊर्जा होती है? जो ज्वार से उत्पन्न होती है उसे ज्वारीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। और दूसरी चीज कि ऊर्जा का विदोहन, ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। यानी ऊर्जा का जो विदोहन है वो किस तरीके से किया जाएगा? ऊर्जा का विदोहन समुद्र है जैसे, और इसका ये सक्रिय मुहाना है, मतलब ये दोनों ओर क्या होंगे? दीवारें। और यहाँ पे क्या है कि इसका विदोहन किया जाता है। यहाँ इसका उपयोग में इसको लिया जाता है। समुद्र के सक्रिय रास्ते के अंदर इसका विदोहन किया जाता है ऊर्जा का। और ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने में, उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन घुमाने में अब देखो ऊर्जा का जो उपयोग है, इसका जो उपयोग है वो बांध में स्थापित जो टरबाइन है उस टरबाइन पे जल गिरेगा, और जल गिरेगा वो जितनी तेज गति से घूमेगा उससे क्या उत्पन्न होगी? ऊर्जा उत्पन्न होगी। और इस ऊर्जा की जो प्रबल सबसे ज्यादा संभावना है रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी है, और जहां विशाल ज्वारीय मेल के जो क्षेत्र है वो स्थापित है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी ऊर्जा होगी वो है बायोगैस। बायोगैस के बारे में अध्ययन करते हैं।
बायोगैस। छठी ऊर्जा है हमारी 6 नंबर की बायोगैस। अब देखो बायोगैस के अंतर्गत देखो कि जैविक अवशिष्ट, जो जैविक अवशिष्ट जैसे मृत पौधे, जैविक अवशिष्ट के रूप में कौन हो गए, जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष और पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जाता है। अवशिष्ट पदार्थों को, अवशिष्ट पदार्थों को गैस में परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है? अवशिष्ट पदार्थों को गैस में परिवर्तन करने का काम किया जाता है, जो कि बायोगैस की, जिसमें गोबर आ गया, ठीक है, गाय भैंस का गोबर आ गया, और दूसरी चीज जो घर से निकला हुआ कूड़ा कचरा वो भी एक जगह एकत्रित कर लिया जाता है, और जंतु जो है, जो जानवर वगैरह मर गए हैं, मृत जानवर और सड़े गड़े पेड़ पौधे, उनको एक जगह डाल दिया जाता है और भूमि में दबा दिया जाता है, और उससे उत्पन्न जो गैस है उसे बायोगैस के नाम से जाना जाता है। जैविक अवशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित हो जाती है। जैविक अवशिष्ट, अब जैविक जो अवशिष्ट है वो किस रूप में हो जाते हैं? जैविक अवशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा, किससे? बैक्टीरिया के द्वारा बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस में परिवर्तित हो जाती है। क्या कर ली जाती है? जैविक अवशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। इस तरीके से वो बायोगैस परिवर्तित हो जाती है। और दूसरी चीज कि कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, और ये किसका मिश्रण बताई गई है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण। यह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण। किसका मिश्रण बताइए? किस रूप में बताइए? ये कार्बन डाई गैस का मिश्रण के रूप में इसको स्वीकार किया गया है, माना गया है। अब देखो बायोगैस के अंतर्गत ये चीज बताइए, कार्बन डाई गैस का इसमें मिश्रण बताया गया है, और दूसरा बायोगैस जो है खाना पकाने में विद्युत उत्पादन करने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, और सर्वोत्तम ईंधन के रूप में इसको क्या किया गया है? बायोगैस को स्वीकार किया गया है, और ऊर्जा सर्वव्यापी है, सब जगह विद्यमान है, सभी जगह इसको क्या उत्पादित किया जा सकता है, और ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। ऊर्जा की बचत ही क्या बताई गई है? ऊर्जा का उत्पादन बताया गया है। और ऊर्जा भविष्य को क्या कर सकती है? सुनहरा बनाए रख सकती है। ऊर्जा का उत्पादन आप कर रहे हैं तो ऊर्जा की बचत भी करें, और बचत करके आप भविष्य को क्या बना सकते हैं? एक सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। इस तरीके से आपका ये लेसन कंप्लीट। और जो आपको ये समझ में नहीं आया उनके आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, इससे संबंधित रिलेटेड जो भी बिंदु आपको समझ में नहीं आया। और इसमें कक्षा 8 की जो SST की जो बुक है उसकी 3 बुक है, तीनों बुक की अलग अलग कॉपी आपको बनानी है। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे
ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत पार्ट 3 जो हमारा चल रहा था, जिसमें खनिजों के बारे में हमने अध्ययन किया और शक्ति संसाधनों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने परंपरागत ऊर्जा के स्रोत उनका अध्ययन कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कुछ सामान्य जानकारी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत उनके बारे में कि जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से, यानी जीवाश्मी ईंधनों का क्या हो रहा है, प्रयोग बढ़ रहा है। जीवाश्मी ईंधन का बढ़ता प्रयोग, यानी इनकी उपयोगिता ज्यादा बढ़ रही है। यानी जीवाश्मी ईंधनों का क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इनको उपयोग में ले रहे हैं जीवाश्मी ईंधनों को। तो गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है, जिससे गैर परंपरागत जिससे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अभाव उत्पन्न, स्रोत का अभाव उत्पन्न। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में क्या जीवाश्मी ईंधनों का ज्यादा उपयोग हो रहा है, और जीवाश्मी ईंधनों का ज्यादा उपयोग हो रहा है तो किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, गैर ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है वो उनकी कमी बढ़ती हुई, उनकी कमी होती हुई जा रही है। इस कमी के कारण क्या है कि हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हमें इनका उपयोग एक मितव्ययी तरीके से इनका उपयोग करना चाहिए। और दूसरी चीज कि ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे अगर इसी तरीके से हमने इनका उपयोग किया है। एक दिन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएगा कि एक दिन ईंधनों के भंडार क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे अगर इसी त्वरित गति से हम इनका क्या करते रहेंगे, प्रयोग करते हुए रहेंगे। तो और दूसरी चीज कि ये जो ईंधन के ये जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है वो अनवीकरणीय, यानी बनने के अंदर नवीकरणीय तो है लेकिन काफी लंबा समय इनको बनने के अंदर लग जाता है। सॉरी, ये क्या है, भंडार है। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इनका जो उपयोग है वो किस ओर करता है, इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न क्या करता है, इनका उपयोग क्या कर रहा है, पर्यावरणीय प्रदूषण को जन्म दे रहा है। पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो इनकी वजह से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पर्यावरण के अंदर प्रदूषण बढ़ने का कारण क्या है, इनकी अत्यधिक उपयोगिता के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, पैदा करता है। गैर परंपरागत स्रोत, अब गैर परंपरागत जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इत्यादि इसमें
पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये क्या है नवीकरणीय, ये क्या है नवीकरणीय, ये है ये कौन से संसाधन हो गए, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हो गए। नवीकरणीय के उपयोग की आवश्यकता मतलब इनकी उपयोग की आवश्यकता, इनका क्या किया जा सकता है, नवीनीकरण किया जा सकता है। अब सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे उसमें हमारा बिंदु होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में हम अध्ययन करेंगे, कहां से हमें ये प्राप्त होती है सौर ऊर्जा। पहला हमारा बिंदु होगा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत सौर ऊर्जा। अब देखो सौर ऊर्जा के अंतर्गत क्या बताया गया है कि सूर्य की उष्मा और प्रकाश ऊर्जा, यानी सूर्य की उष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन क्या की जाती है, अनुभव की जाती है। जब भी सूर्य आता है पूर्व दिशा से, धीरे धीरे हम उसका प्रतिदिन ये अनुभव करते हैं कि उससे क्या है उष्मा हमें प्राप्त होती है, उसका प्रकाश, जिससे संपूर्ण धरा या पृथ्वी पे क्या है कि उसका प्रकाश संपूर्ण धरा को प्रकाशमान करता है सूर्य, ठीक है। और सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा, यानी सूर्य से कौन सी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, सौर ऊर्जा। सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा, सौर सेल, सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करती है। मतलब जो सौर सेल है उनके अंदर विद्युत होती है, यानी जो बैटरी है वो क्या करती है, इसको एक्सेप्ट करती है सौर ऊर्जा को, सूर्य की ऊर्जा को, और उससे क्या किसका संचालन कर रही है, किसका संचालन हो रहा है, उससे विद्युत का संचालन हो रहा है। सौर सेल उससे रिचार्ज हो रहे हैं और वो चार्ज होके विद्युत का उत्पादन करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज कि सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करते हैं, यानी सौर पैनलों के लिए क्या करते हैं, सौर पैनलों से, सौर के जो पैनल है उनमें तापन व प्रकाश भी उत्पन्न होता है, ताप देते हैं और ताप के साथ में प्रकाश भी उत्पन्न होता है, जो कि शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। उनके अंदर शक्ति उत्पन्न करने के लिए, यानी उनको संपर्क स्थापित करके उनसे सौर तापन प्राप्त किया जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए, जहां धूप की प्रचुरता मतलब धूप बहुतायत के अंदर वहां विद्यमान है, तो सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। मतलब जहां धूप अत्यधिक मिलती है जिन क्षेत्रों को, वहां सौर पैनल, जहां सौर की प्रौद्योगिकी यानी सौर उद्योग वगैरह स्थापित किए जा सकते हैं। सौर ऊर्जा का जो उपयोग है, सौर ऊर्जा का उपयोग सौर तापक और सौर कुकर के अंदर किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग अब कहाँ किया जाता है, सौर ऊर्जा का उपयोग जो किया जाता है, जिसमें चीज बताई गई है कि सौर ऊर्जा का जो उपयोग किया जाता है, जिसमें सौर तापक, सौर कुकर और सौर ड्रायर, सौर तापक, सौर कुकर, सौर ड्रायर, यहां किसका उपयोग हो रहा है, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग इन क्षेत्रों में किया जाता है और ये रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी उपयोग होता है। रोशनी देने व यातायात संकेतों का प्रयोग होता है। मतलब जहां रोशनी वगैरह
तरह देने का काम और यातायात जो संकेत है वहां पे भी इनका प्रयोग किया जाता है। इसका सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। सौर बैटरी वगैरह स्थापित करके सौर प्लेटों के माध्यम से इनका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। नेक्स्ट हमारी ऊर्जा होगी पवन ऊर्जा। दूसरा हमारा बिंदु होगा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, अब देखो पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है। पवन ऊर्जा क्या है? असमाप्य स्रोत है। यह है असमाप्य यह असमाप्य स्रोत है। सौर ऊर्जा क्या बताएगी? सॉरी, पवन ऊर्जा क्या बताएगी? असमाप्य यानी समाप्त नहीं होने वाली ऊर्जा है। पवन चक्कियों का उपयोग, यानी यहाँ पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने के अंदर और जल निकालने के लिए। पवन चक्कियों का उपयोग अनाज पीसने व जल निकालने कहाँ पे किया जाता है? जल निकालने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है और अनाज पीसने के लिए भी पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। किसके माध्यम से? पवन चक्कियों के माध्यम से। विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से भी जुड़ी होती है, यानी किससे जुड़ी होती है? विद्युत का उत्पादन करने, मतलब इनका उपयोग विद्युत उत्पादन करने जनरेटर से विद्युत उत्पादन करने के लिए इनको किससे जोड़ दिया जाता है? जनरेटर से जोड़ दिया जाता है। और जो सबसे ज्यादा इनकी पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन ऊर्जा तटीय क्षेत्रों में, कहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है? क्योंकि जहाँ तटीय क्षेत्र वहां तेज तेज हवाएं चलती है और जिससे उनके पंखे, बड़े बड़े पंखे क्या है, बहुत ही त्वरित गति से हवा के माध्यम से वो घूमते हैं और जितने तेज घूमते हैं उनसे ज्यादा विद्युत उत्पादन की जा सकती है पवन चक्कियों के माध्यम से। अब यहाँ इनके जो स्रोत कहाँ सबसे ज्यादा है, कहाँ इनकी प्रबल संभावना है, जिसमें पवन फार्म जो कि नीदरलैंड के अंदर है, जर्मनी के अंदर है और डेनमार्क में, यूके यूएसए के अंदर भी क्या है कि इनके जो पवन फार्म स्थापित है। पवन फार्म नीदरलैंड, यूके, यूएसए, इन जगह क्या है कि इनके ये पवन फार्म स्थापित है। जर्मनी, डेनमार्क, इन सभी राष्ट्रों के अंदर पवन फार्म स्थापित किए गए, क्योंकि यहाँ पवन ऊर्जा की सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ तेज हवाएं चलती है तो पवन ऊर्जा की सबसे ज्यादा प्रबल संभावना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी जो ऊर्जा होगी वो है परमाणु ऊर्जा के बारे में करेंगे। नेक्स्ट ऊर्जा है तीसरे नंबर पे परमाणु ऊर्जा। अब देखो तीसरी है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत क्या बताया गया है कि परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ। परमाणु ऊर्जा क्या है? परमाणु रेडियो सक्रिय
पदार्थ, यानी जो रेडियो सक्रिय जो पदार्थ है उन पदार्थों के अंदर यूरेनियम और थोरियम परमाणुओं के केंद्रक में, यूरेनियम व थोरियम जो परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा, परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा कैसे है, कैसे बताइए इसको? परमाणु ऊर्जा, रेडियो सक्रिय पदार्थ, यूरेनियम व थोरियम परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा, परमाणु के क्या बताइए? परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा, जिसे क्या बताया गया है? परमाणु ऊर्जा बताया गया है। और ये नाभिकीय रेखाओं में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं। नाभिकीय रेखाओं में किस तरीके से गुजरते हैं? नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं। क्या बताया गया है कि नाभिकीय रेखाओं में नाभिकीय विखंडन से क्या करते हैं? गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है तथा उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मतलब नाभिकीय रेखाओं में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं तथा उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति हो रही है? उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये परमाणु ऊर्जा हमें इस तरीके से प्राप्त होती है। और भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है, जिसमें कि ये बताया गया कि परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक, यानी परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक जो राष्ट्र है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, परमाणु ऊर्जा के उत्पादक राष्ट्र, परमाणु ऊर्जा के उत्पादक राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका व यूरोप। कौन से राष्ट्र हैं? यूरोप। ये प्रमुख सबसे ज्यादा क्या है? परमाणु ऊर्जा के जो उत्पादक राष्ट्रों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यही बात अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में की जाए तो भारत में राजस्थान और झारखंड, भारत में कौन से हैं? भारत में राजस्थान व झारखंड यानी भारत के अंदर राजस्थान व झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है, के पास विशाल निक्षेप है। तो वहां इस तरह से भारत में राजस्थान और झारखंड के पास में क्या बताया गया? यूरेनियम के विशाल निक्षेप बताया गया। अब नेक्स्ट हमारी
इसमें और चीज बताएगी कि थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। यानी थोरियम की अत्यधिकता कहाँ बताई गई है? भारत के अंदर थोरियम की अत्यधिकता केरल के पास मोनोजाइट, केरल के पास क्या बताई गई है? मोनोजाइट, मोनोजाइट के अंदर थोरियम की विशाल बहुत ही अत्यधिकता इसकी बताई गई है। और दूसरी चीज कि भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र, यानी भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, कहां पे? तमिलनाडु के अंदर कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, महाराष्ट्र में कहां बताई गई है? तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में केगा। यहाँ परमाणु ऊर्जा की बहुतायता बताई गई है। परमाणु ऊर्जा के प्रमुख केंद्र, यानी परमाणु ऊर्जा के क्या बताएंगे? प्रमुख केंद्र के रूप में। अब पढ़ेंगे भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट हमारा बिंदु होगा भूतापीय ऊर्जा। अब देखो भूतापीय ऊर्जा के संदर्भ में ये बात बताइए, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, ताप ऊर्जा कहां से प्राप्त की जाती है? ये है ऊर्जा पृथ्वी से, यह ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा क्या करती है? पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा होती है और भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। कौन सी ऊर्जा कहलाती है? भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। यह ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त होती है और भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानी जाती है, यानी भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। और दूसरी चीज कि इसमें चीज बताई, झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। ये ऊर्जा किस रूप में प्रकट हो सकती है? झरनों के, गर्म जल के झरनों के रूप में। भूतापीय ऊर्जा किस रूप में होती है? यह ऊर्जा गर्म जल अब देखो यह